ठीक है जी। व्हाट आर 5 ईयर गोल्स? ठीक है, गोल्स क्या है बच्चे? नंबर वन, कि हमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है उसको खत्म करके अपनी कंट्री को क्या बनाना चाहिए? डेवलप्ड इकोनॉमी बनानी। तो नंबर वन क्या था? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हटा के हमें क्या करना था? अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना था। यस। नंबर टू, the 5 year plans also had taken care of the weaker sections of the society। ठीक है, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए इकोनॉमिक प्रोसेस से, कह रहे अब वो वाले लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, उनको भी तो हेल्प करनी है ना। देखो तभी तो पॉवर्टी खत्म होगी। तो कह रहे उनकी हेल्प करना भी किसका मकसद था? 5 year प्लान्स का। ठीक है पीयूष। सो it also wanted that weaker sections of the society should also be benefited. Number three, the first 5 year plan was launched by Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji in the Parliament. It was launched for the period starting from 1st of April 51 to 31st March 1956. The first 5 year plan कब आया था बच्चे? 1st of April 1951। कब आया था? और सिर्फ 1951, तो 5 साल के लिए था। तो 31 मार्च 1956 किसने करा था ये लॉन्च? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यस। Each 5 year plan listed on the basic goals of the Indian development which served as a guiding principle। तो कह रहे हमारा हर एक गोल जो है वो इतना क्लियरली क्रिस्पली लिखा हुआ था कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग उन्हीं गोल्स को लेके आगे अपने जो है मेन टारगेट सेट कर रही। ठीक है। सो बेसिक गोल्स क्या था बच्चे? यहाँ पे एफ लिख लो, एफ जेम्स। एफ जेम्स। एफ इज फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, जी इज फॉर ग्रोथ, ई इज फॉर इक्विटी, एम इज फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एस इज फॉर सेल्फ रिलायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एफ जेम्स। तो गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थे हमारे? बोलो एफ जेम्स। बोलेंगे प्लीज, उठ जाओ। क्या है एफ जेम्स? गोल्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक प्लानिंग के। क्या है? क्या है उनका नाम? एफ जेम्स। एफ किसका मतलब है? फुल एम्प्लॉयमेंट, जी ग्रोथ, ई इक्विटी, एम मॉडर्नाइजेशन, एस सेल्फ सफिशिएंसी, ये सेल्फ रिलायंस। एक ही बात है। ठीक है, अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। कोई बात नहीं। नंबर वन, एफ, दैट इज आगे वाले पेज में होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, ये रहा लास्ट पॉइंट। ठीक है, सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है पहले मतलब समझेंगे। वो सब लोग जो कि काम करना चाहते हैं, सुनेंगे ऊपर, वो सब लोग जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, वो सब लोग जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं और काम करने के लिए तैयार है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जितना भी पैसा उनको मिल रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, और उनको काम मिल रहा है, उनको काम मिल भी रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? For those who are willing and able to work at existing prevailing wage rate in the economy is known as full employment. So बच्चे, full employment is a situation that everyone who is able and willing to work at the market wage rate is getting some job that is engaged in the activity which brings them income. ठीक है, it implies that there should be high rate of active participation of the working age in the economy। मतलब obviously जो जवान होंगे वही काम करना चाहते होंगे। बच्चे तुम लोगों से तो कोई नहीं एक्सपेक्ट करता काम करना, ना तुम अभी करना चाहते हो। जो बड़े लोग हैं 60 से ऊपर, क्या वो काम करना चाहेंगे? क्या नहीं। कौन काम करना चाहेगा? वही 20, क्या 25, चलो 23 लगा लो, 23 to 60 ईयर्स के लोग काम करना चाहते होंगे। 55, चलो इतना लगा लो।
ठीक है, इतने ही लोग काम करना चाहते हैं, तो जो लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिले, वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो बच्चे, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन 5 ईयर प्लान एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, हर इंसान के पास काम होगा, तो हर एक इंसान के पास पैसा होगा, हर इंसान के पास पैसा होगा तो हर एक को खाने के लिए मिल रहा होगा, कपड़ा मिल रहा होगा, सब कुछ मिल रहा होगा, बेसिक नेसेसिटीज। सो ऑब्वियसली वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ से हम पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं। नंबर वन समझ आया। नेक्स्ट इज जेम्स, जी। जी मतलब ग्रोथ। तो कह रहे स्टैग्नेशन हो गई थी ना, याद करो ब्रिटिश रूल में। कह रहे स्टैग्नेशन जो है ब्रिटिश रूल में, उसकी वजह से हमारे को सबसे पहली चीज जो दिमाग में आई थी वो ये थी कि हमारे को ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए? तो ग्रोथ क्या है बच्चे, जहां पे हम कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वो इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो कंट्रीज कैपेसिटी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ग्रोथ। पहली चीज। दूसरा दूसरा ग्रोथ का मतलब है इधर लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, मतलब वो पैसा जो कि हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, या तो उसका ग्रोथ हो, या फिर लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, या फिर सर्विस सेक्टर हमारा इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सब इंप्रूव हो। और इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड कैपिटल, मतलब या तो हमारा कौन बढ़िया हो, देखो एग्रीकल्चर दिख रहा है लार्जेस्ट स्टॉक में, एग्रीकल्चर बढ़िया हो, या तो ठीक है, या फिर सर्विस सेक्टर बढ़िया हो, या फिर प्रोडक्शन सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज बढ़िया हो। हाँ या नहीं? A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the GDP। कह रहे कि हम सिंपल भाषा में ग्रोथ कैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, अगर हमारा हर बारी धीरे 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 एक सेम फेज पे हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। ओके, जीडीपी का मतलब क्या है, वही मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस इन द ईयर, 1 ईयर। ठीक है, इट इंक्रीज इन जीडीपी से हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होते हैं, इस वजह से लोग अमीर होते हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाता है। द जीडीपी इन द कंट्री इज डिराइव फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, सारे सेक्टर से लेके आते हैं, याद है ना अभी नेशनल इनकम का चैप्टर किया था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और टर्शरी तीनों से लेके आते हैं। ठीक है, इन सम कंट्री ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर जीडीपी देन अदर सेक्टर्स, यस और नो? ठीक है, ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, कईयों में सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी सेक्टर ज्यादा ग्रोथ करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, तो इसी को तो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कहते हैं कि प्राइमरी से कितना आ रहा है, सेकेंडरी से कितना आ रहा है, टर्शरी से कितना आ रहा है। The share of service sector in GDP has increased by 1990. The share of service sector was 40.59% more than the agriculture. This phenomena or growing share is the beginning of globalization। समझ लो सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारी कंट्री में कितने प्रतिशत, 40.59 मतलब ऑलमोस्ट 40.6% ग्रोथ किस में देखी गई, टर्शरी सेक्टर में। कहा? सो इसका मतलब है हमारी कंट्री क्या हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई है एक्सिलरेट। 1991 में जब एलपीजी पॉलिसीज आई, ग्लोबलाइजेशन मतलब बाकी की दुनिया के साथ हमारा ट्रेड बढ़ गया, उसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर जो है बहुत बढ़िया हो गया। बेसिक हमारा इंडिया का काम होता है आउटसोर्स करना, हमारे पास क्योंकि लेबर फोर्स ज्यादा है, बाहर वालों के साथ टेक्निक ज्यादा है, तो वो हमें काम देते हैं, हम उनका काम कंप्लीट करके उन्हीं को वापस देते हैं, सिर्फ क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं, कमीशन रखते हैं। तो हमारा मेन काम क्या है, आउटसोर्सिंग का है, इस वजह से हमारा सर्विस सेक्टर जो है बहुत बढ़िया चलता है। ठीक है, ये सारा रीड करो एक बारी, ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आगे चलते हैं।
जल्दी लर्न कर लो। Sabira and Bhavya, the class from Monday will be at 2:30 p.m. ठीक है? ऑफलाइन रहेगी 2:30 p.m. ओके, 2:30 बजे। अच्छा, तुम लोगों की अकाउंट्स है क्या अभी? सबीरा भव्या 13 तक यस है मैम। अकाउंट? अच्छा, फिर यस तो मैम, नहीं हो 11 पाएगा। तक। फिर तो 3:15 ही रहेगी, सॉरी। फिर यही वाला टाइम रहेगा, 3:20 का ही। क्योंकि अभी ओके मैम। अकाउंट्स की 13 तक है ना, उसके बाद देखती हूँ। दोनों भी बच्चे यहाँ तक लर्न करो, मैं इससे आगे चल ही नहीं रही। आई एम गिविंग यू 10 minutes टू रिवाइज इन केस यू हैव एनी डाउट्स, जो भी अभी तक हमने करा है यहाँ तक। ठीक है, ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट अभी पूछ लो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार आप भी बच्चे जस्ट गो थ्रू, इन केस यू हैव एनी डाउट्स जस्ट आस्क मी, ओके।